पहली बात तो दोस्तों मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि अमेरिका के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है। इतना कॉन्फिडेंस तो इंसान को बहुत तगड़े वाले नशे करने के बाद ही होता है। जो इस टाइम पे अमेरिका को इन्होंने भाई जापान को इनवाइट कर लिया, इन्होंने साउथ कोरिया को इनवाइट कर लिया, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट कर लिया, और जो नेटो नेशंस है उनको तो इनवाइट किया ही किया है। ऑस्ट्रेलिया ने तो क्लियर कट मना कर दिया कि भाई ऐसा है, हमसे फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी लड़ाई है अपने आप देखो, हम इसमें 1% नहीं पड़ेंगे। हमने जाकर के ईरान की नेवी ठोक दी, हमने जाकर के ईरान के हेडक्वार्टर ठोक दिया, उनके लीडर को ठोक दिया। अरे मैं सीधी सीधी एक बात पूछ रहा हूँ तुमसे, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है नहीं हुआ? तुम लड़ाई इसलिए लड़ रहे थे कि तुम्हें इनकी नेवी ठोकनी थी, एयरफोर्स ठोकनी थी, या फिर इसलिए लड़ रहे थे कि तुम्हें लड़ाई जीतनी थी? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एसपी अविनाश और आप देख रहे हैं द जियोपॉलिटिकल डेस्क। दोस्तों एक बहुत ही अजीब सा सिनेरियो बन गया है जहां पे ट्रंप एक तरफ तो कहता है कि भाई हमने ईरान के ऊपर ना विक्ट्री हासिल कर ली है, बस अब वॉर कुछ टाइम में एंड हो जाएगी, और वहीं दूसरी तरफ ट्रंप आता है और ये कहता है अपने एलाइज नेशन से कि भाई आइए और आप हमारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हेल्प कीजिए, हमें आपकी हेल्प की रिक्वायरमेंट है। अब जब तक ये हेल्प की रिक्वायरमेंट थी नॉर्मल लेवल पे, मतलब नॉर्मल तरीके से आप हेल्प मांग रहे थे, तब तक ठीक था और सब हेल्प करने के लिए रेडी भी थे। लेकिन पहले तो एक तरफ इसने हेल्प की रिक्वायरमेंट करी और दूसरी तरफ इसने प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। दोस्तों आपने आर्टिकल देखो, यहाँ पे ट्रंप बोलता है कि नेटो फेसेस वेरी बैड फ्यूचर इफ एलाइज डोंट हेल्प ओपन हॉर्मुज। मतलब कि जितने भी इनके एलाइज हैं जिनको ये अपना दोस्त मान के बैठे हैं, मतलब अमेरिका के जो दोस्त रह चुके हैं, वो लोग आए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो ऑयल टैंकर्स जा रहे हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, और अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो भाई इनका फ्यूचर बहुत ही भयंकर हो सकता है। नेटो का फ्यूचर उन पे बहुत भारी पड़ जाएगा अगर वो उसमें आकर के अमेरिका की हेल्प नहीं करेंगे। यहाँ पे दोस्तों दो चीजें हैं जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन ट्रंप अपने आप से ही कह रहा है कि भाई पहली बात तो ये कि हमने वहां पे पूरी विक्ट्री हासिल कर ली है, हम लड़ाई जीत चुके हैं। अब अगर भाई यूएसए और इजराइल लड़ाई जीत चुके हैं, ईरान को कंटेन कर चुके हैं, तो भाई इन्हें अपने एलाइज नेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही है? और ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने इक्का दुक्का लोगों के पास जाकर के बोला हो कि भाई आकर के हमारी मदद करो, नहीं ऐसा नहीं है। मल्टीपल देशों को रीच आउट किया, और नेटो की बात करूं तो केवल और केवल नेटो को रीच आउट नहीं किया इन्होंने, भाई जापान को इनवाइट कर लिया, इन्होंने साउथ कोरिया को इनवाइट कर लिया, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट कर लिया, और जो नेटो नेशंस हैं उनको तो इनवाइट किया ही किया है। अब दोस्तों यहाँ पे यूएसए की या फिर मैं बोलूं ट्रंप की जो हिपोक्रेसी है वो सामने आ रही है। ट्रंप एक तरफ तो कह रहा है कि भाई हमने ईरान के ऊपर वॉर जीत ली, और दूसरी तरफ अपने एलाइज को बुला रहा, और केवल बुला नहीं रहा है, अब उनको धमका भी रहा है। पहली बात तो ये कि भाई अगर आप उनको एलाइज मानते हो तो आप उन्हें धमका क्यों रहे हो, और इस तरीके की वार्निंग देने का मतलब क्या है? और आप यहाँ पे मिस कर रहे होंगे कि इसने इंडिया का नाम नहीं लिया। इंडिया का नाम इसने इसलिए नहीं लिया क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी अपना जो ऑयल और अपनी एनर्जी सिक्योरिटी है उसके लिए पहले से ही काम कर लिया। इंडिया ने इस टाइम पे बहुत ही बेहतरीन डिप्लोमेसी दिखाई। पर दोस्तों ट्रंप की मुश्किल यहाँ पे ये है कि ईरान से ये मांग रहा था फुल सरेंडर, और ईरान ने उसके लिए कर दिया कतई मना। लेकिन दूसरी तरफ जिन एलाइज से हेल्प मांग रहा था, इन एलाइज ने भी कोई क्लियर संकेत नहीं दिया है कि ये जाकर के यूएसए की या इजराइल की हेल्प करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। और ये सिचुएशन ऐसी पनप क्यों रही है? मतलब जो एलाइज हैं उनके साथ इस तरीके का जो कन्फ्रंटेशन अब देखने को मिल रहा है ओपन एयर के अंदर, वो क्यों है? सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो यूएस के जितने भी एलाइज हैं वो कतराते हुए दिख रहे हैं यूएसए की हेल्प करने से, खासकर ईरान के मुद्दे को लेकर के। इसके मल्टीपल रीजंस है दोस्तों। यहाँ पे एक बात समझना, यूएसए ने अपने एलाइज से ये बोला कि आप अपनी नेवी डिप्लॉय कर दो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास, ताकि हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके उन टैंकर्स को जो वहां से ऑयल या फिर एनर्जी के रिसोर्सेज लेके निकल रहे हैं बाहर, क्योंकि ईरान उन पर अटैक कर रहा है। तो दोस्तों इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने तो क्लियर कट मना कर दिया कि भाई ऐसा है, हमसे फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी लड़ाई है अपने आप देखो, हम इसमें 1% नहीं पड़ेंगे। और वहीं दूसरी तरफ जापान और साउथ कोरिया, जिनके पास ये भीख मांगते हुए गया था कि भाई हेल्प कर दो, वो कहते हैं कि भाई ऐसा है, हेल्प चाहिए, ठीक है रुको, वहां कोने में बैठो, उस कुर्सी को पकड़ करके हम तब तक नहीं ये चेक करते हैं कि इसके स्ट्रेटेजिक और इसके लीगल इंप्लीकेशंस क्या है। मतलब सीधी सी भाषा में ये है कि मुंह पे मना नहीं किया, टरका दिया कि भाई ऐसा है, पैसे चाहिए तो एक काम कर यार, अभी तो मैंने किसी और को दे दिए, तू ना अगले हफ्ते आ जाइए तब शायद मैं दे दूं, पर पक्का तब भी नहीं कह रहे हैं। मतलब यहाँ पे यूएसए फंस गया। अब यूएसए के जो एलाइज हैं उनमें केवल ऑस्ट्रेलिया, जापान और साउथ कोरिया नहीं है, वहीं पे फ्रांस ने भी ये कह दिया कि भाई हम भेजेंगे, अपनी नेवी भेज देंगे, आपने जैसे बोला है, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा सा ना मामला शांत होने दो, थोड़ा सा नॉर्मेलिटी आने दो और उसके बाद भेज देंगे। पहली बात तो ये कि भाई फ्रांस वालों, अगर वहां पे नॉर्मेलिटी आ गई तो फिर तुम्हारी नेवी की रिक्वायरमेंट क्या है? और सेम स्टैंस यूके का भी है। पर ये चक्कर क्या है, ये जो एलाइज है इस तरीके से रिलक्टेंट क्यों है? मतलब ये इसकी हेल्प करने के लिए रेडी क्यों नहीं? तो एक बात समझनी, सीधी सी बात है, ट्रंप के ऊपर ना आप विश्वास नहीं कर सकते। ट्रंप एक ऐसा अनप्रिडिक्टेबल आदमी है जो कभी भी किसी के बारे में भी कुछ भी बोल देता है। ना तो ये प्रो सोचता है किसी चीज की और ना ही कौन सोचता है, बस जाकर के ये बकवास करके आ जाता है। इसको बस माइक चाहिए और स्टेज चाहिए, फिर ये कुछ भी बोल देगा, इसको बोलने से मतलब है। और ये इतना विंडिक्टिव आदमी है कि अगर आपने इसके अगेंस्ट कुछ बोल दिया या फिर आपने इसकी बात नहीं मानी,
तो ये उस चीज का भी बदला लेना शुरू कर देता। अब इस सिचुएशन में ना तो कोई देश ये चाहता है कि वो यूएसए का रैथ झेले और ना ही वो ये चाहता है कि वो यूएसए का दोस्त बन के इस लड़ाई में खिंच जाए, क्योंकि देखो यहाँ पे यूएसए बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जितनी भी ये मीटिंग्स हो रही हैं, चाहे वो केयर स्टारमर फिर फोन करता हो डोनाल्ड ट्रंप को, या फिर इमैनुअल मैक्रोन ये बोल रहा हो कि भाई ठीक है हम थोड़े टाइम बाद देखते हैं, नेगोशिएशंस ऑनगोइंग है, जो भी रिजल्ट आएगा हम उसका बता देंगे आप। दोस्तों ये जो डिले टैक्टिक यूज कर रहे हैं कंट्रीज, ये केवल इसलिए कर रहे हैं ताकि जो ट्रंप है ना, ट्रंप पे ये लोग ट्रस्ट नहीं करते और इनको ये भी पता है कि ये जो वॉर चल रहा है इस टाइम पे ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कभी तो इंटेंसिफाई हो जाता है और कभी एकदम से शांत हो जाता है। मतलब ये है दोस्तों, आप गौर करोगे तो हमेशा पूरे वीक ये वॉर शांत पड़ा रहेगा, मतलब कुछ ज्यादा नहीं होगा। और जैसे ही वीकेंड आता है जहां पे मार्केट्स क्लोज होते हैं, वहां पे इजराइल, यूएसए और ईरान ये तीनों एक्टिव होकर के एक दूसरे पे हमले और तेज कर देते हैं। अब ये जो सिचुएशन है इसमें सबसे ज्यादा पिस कौन रहा है? इसमें सबसे ज्यादा पिसने वाले जो नेशंस हैं वो जितने भी ईरान के नेबर नेशंस हैं वो पिसने वाले हैं। भाई देखो सीधी सी बात है, हर कंट्री के अंदर ऑलमोस्ट यूएसए का बेस है। यूएसए ने बेस बनाते हुए यही बोला था कि हम आपको गारंटी देते हैं, विल प्रोवाइड यू सिक्योरिटी ओवर देयर, और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात करी थी और ये उससे बैकआउट मार गए। जब टाइम आया, जब ईरान ने अटैक करना शुरू किया तो यूएसए वाले बैकआउट मार गए। तो अब जो ईरान के नेबर नेशंस हैं जो यूएसए का साथ दे रहे थे वो भी वापस चले गए इस मुद्दे से, वो भी इसके अंदर नहीं पड़ना चाहते और वो भी चाहते हैं कि लड़ाई शांत हो जाए। और दोस्तों दूसरा रीजन ये है, आपको याद होगा कुछ समय पहले ग्रीनलैंड को लेकर के एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि ग्रीनलैंड जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल में आता है डेनमार्क के। तो अब डेनमार्क को लेकर के ट्रंप ने बहुत उल्टा सीधा बोला था और एक नेटो के अंदर, मतलब जो यूरोपियन नेशंस हैं उनके अंदर ना एक बहुत अजीब सी सिचुएशन क्रिएट कर दी थी, जहां पे ना वो लोग डर गए थे, वो लोग ये सोच कर डर गए थे कि भाई कल को अमेरिका हम पे ना अटैक कर दे। और वहीं पे वो टर्निंग पॉइंट आया जहां पे यूरोपियन नेशंस को ये समझ आया कि भाई आप अमेरिका पे रिलाई नहीं कर सकते हो। अब तक जो चलता आ रहा था वो ठीक था, लेकिन अब ये और आगे नहीं चल सकता। और दोस्तों खासकर जो अमेरिका में ट्रंप इस टाइम पे कर रहा है ना, ये अमेरिका का रियल फेस है, ये अमेरिका का असली चेहरा है। अमेरिका हमेशा से ही ऐसा। एक बात समझना दोस्तों, अगर पूरा विश्व क्लासरूम है ना, तो अमेरिका उसके अंदर एक वो बच्चा है जो सबको बुली करता फिरता है, क्योंकि उसके पास ताकत है, उसके पास पैसा है। और वो चीज ना अब हर नेशन को समझ आ रही है, इसलिए अमेरिका से कोई ना तो अच्छी रखना चाहता है और ना ही बुरी रखना चाहता है। दे जस्ट वांट न्यूट्रल, कि भाई इससे न्यूट्रल बन के रहे, जब तक ये ट्रंप है तब तक ठीक है, चला लो जैसे भी चलाना है, कल को कोई और आएगा तो भी ठीक है, अच्छा हुआ तो भी ठीक है, नहीं तो भाई बैकएंड पे अपनी तैयारी करते रहो। ये चीज ग्रीनलैंड वाले प्रकरण के बाद और ज्यादा तेज हो गई, क्योंकि इनको एक चीज पता लग गई कि अमेरिका पे ना ट्रस्ट नहीं कर सकते। दोस्तों आपको इससे पहले का ये पता ही है कि इसने मल्टीपल कंट्रीज पे, चाहे वो इनके एलाइज थे या फिर सुपर एलाइज थे या फिर इनके दुश्मन थे, सब पे भरपूर टैरिफ लगाए थे। अब जो टैरिफ वाला सीन था, फिर उसके बाद ग्रीनलैंड वाला सीन हुआ, फिर उसके बाद बिना मतलब ईरान के अंदर जाकर के वॉर स्टार्ट कर देने वाला सीन, वेनेजुएला में जाकर के मदुरो को उठा लिया, ये सारी चीजें मिलकर के एक चीज बताती हैं कि भाई अमेरिका एक रिलायबल पार्टनर कतई नहीं है। और भाई अब जिन लोगों पे इसने टैरिफ लगाया, जिन लोगों को इसने धमकाया, जिन लोगों की इसने बेइज्जती करी है, उन्हीं के सामने जाकर के कह रहा है कि भाई हमारी मदद करो। पहली बात तो दोस्तों मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि अमेरिका के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है। इतना कॉन्फिडेंस तो इंसान को बहुत तगड़े वाले नशे करने के बाद ही होता है, जो इस टाइम पे अमेरिका को। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर ट्रंप ने कोई नशे भी कर रखे हो, क्योंकि भाई एप्स्टीन फाइल के अंदर तो इसका नाम किस तरीके से जग जाहिर होता हो तो पूरी दुनिया जानती है। और यही सारी चीजों को छुपाने के लिए इसने ईरान वॉर शुरू किया था। और मैं दोस्तों अगर ईरान की बात करूं तो ईरान ने बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिकली, मतलब आप एक इतने छोटे नेशन से जो अमेरिका के सामने कहीं दूर दूर तक नहीं टिक सकता, इजराइल की टेक्नोलॉजी के आसपास नहीं है, उससे ये सारी चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और ईरान ने जिस तरीके से इस वॉर को झेला है, जिस तरीके से इस वॉर के अंदर रिटेलिएट किया है, जिस तरीके से मल्टीपल नेशंस के ऊपर जो स्ट्राइक्स करे हैं, मल्टीपल नेशंस को इन्फ्लिक्ट किया है, उनको चोट पहुंचाई है, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। देखो एक बात समझना, ईरान के पास ना तो इजराइल जैसी टेक्नोलॉजी है और ना अमेरिका जैसी कैपेबिलिटी। और आप बात करो जिस लेवल पे उनकी एयरफोर्स है, नेवी है अमेरिका की और इजराइल की, भाई उससे कई गुना पीछे आता है ईरान। वहां पे पर ईरान को ये पता था कि हम हारेंगे ये वॉर, लेकिन हम इस सूरत में नहीं हारने वाले कि हम जाकर के तुरंत हार गए। हम इस सूरत में हारेंगे इस वॉर को कि अमेरिका को ये रियलाइज हो जाए कि वो जीत तो गया है, लेकिन वो जीतने की जो कीमत है ना वो इतनी है जितना वो जिंदगी में नहीं सोच पाएगा। ईरान ने ये स्ट्रैटेजी अपना के पूरे विश्व को ये दिखा दिया कि डजंट मैटर कि आप छोटे नेशन हो या बड़े नेशन हो, अगर कोई आपको बुली करने आ रहा है ना, आपके पास इंटेंशन राइट होने चाहिए, आप उसको ना उसकी औकात दिखा दोगे। और एग्जैक्टली ईरान ने इस टाइम पे अमेरिका को उसकी औकात दिखा दी, क्योंकि अमेरिका में डेली मीटिंग हो रही है इस चीज को लेकर के, डेली मीटिंग हो रही है कि भाई इस लड़ाई से किस तरीके से बाहर आए, कैसे इस लड़ाई से पीछा छुड़ाएं बस। और अमेरिका के लिए भी पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो गया है। अब एक बात समझ लो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरे गल्फ एरिया की वो जगह है जहां से सबसे ज्यादा ट्रेड हैंडल होती है, ठीक है। और उसके बाद वो 3 जगह से ना ईरान से घिरा हुआ है। ईरान ने इस चीज को लेवरेज बना लिया
अब ये कहते हैं कि भाई हमने जाकर के ईरान की नेवी ठोक दी, हमने जाकर के ईरान के हेडक्वार्टर ठोक दिया, उनके लीडर को ठोक दिया। अरे मैं सीधी सीधी एक बात पूछ रहा हूँ तुमसे, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है नहीं हुआ? तुम लड़ाई इसलिए लड़ रहे थे कि तुम्हें इनकी नेवी ठोकनी थी, एयरफोर्स ठोकनी थी, या फिर इसलिए लड़ रहे थे कि तुम्हें लड़ाई जीतनी थी, अपने ऑब्जेक्टिव पूरे कराने थे? कितने ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए यूएसए के? मुझे सिंपल सी ये बात बताओ कि कितने ऑब्जेक्टिव इनके पूरे हो गए? इनके कितने गोल थे जो पूरे कर लिए इन लोगों ने? भाई इनके लिटरली एक भी गोल पूरा नहीं हुआ, केवल अली खमेनी को छोड़ करके। अली खमेनी को इन्होंने मार दिया, ठीक है, मान लेते हैं। उसके बाद क्या तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ये था कि तुम जाकर के इनके साथ नेवी के शिप ठोक दोगे? अरे भाई लड़ाई हो रही है, नेवी के शिप भी ठुकेंगे, एयरफोर्स भी ठुकेगी और आर्मी भी ठुकेगी। उन्होंने भी तो तुमको नुकसान पहुंचाया है। तुम्हारा लिटरली 5 बिलियन का तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम था, तुम्हारा पैट्रियट था, सबको नंगा कर दिया इन्होंने। ईरान ने एक लड़ाई के अंदर ये दिखा दिया कि अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी की, पर तो इतनी भी बढ़िया टेक्नोलॉजी नहीं है, टॉप नॉच टेक्नोलॉजी नहीं है अमेरिका की। ईरान की वजह से इनकी जितनी भी डिफेंस कंपनी थी सबके शेयर गिरे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि इनके जितने भी सामान थे, चाहे वो इनका F-35 हो, F-16 हो, हार्ड डिफेंस सिस्टम हो या फिर पेट्रियट हो, भाई सबकी कंपनी के शेयर गिरे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि उस तरीके से काम ही नहीं किया जिस तरीके से पूरी दुनिया में जाकर के कहते थे कि भाई हमारा डिफेंस सिस्टम तो फैलाना ढिमकाना। लिटरली ईरान ने इनको एक वॉर के अंदर नंगा कर दिया, और ऊपर से ये आके कहते हैं कि हम वॉर जीत गए। अरे भाई तुमसे इनकी नेवी मारने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंट्रोल नहीं हो रही, तुम वहां से अपने टैंकर्स नहीं निकलवा पा रहे। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज समझ लो, मैं आपको एक छोटा सा आर्टिकल दिखाता हूँ। आप ये आर्टिकल देखो दोस्तों, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला कि भाई ईरान वॉर्न्स अगेंस्ट वाइडन वॉर एज ट्रम्प आस्क्ड एलाइज टू एस्कॉर्ट शिप। द ईरान फॉरेन मिनिस्टर सेड तेहरान हैज एम्पल एविडेंस यूएस बेसेस इन द मिडिल ईस्ट हैव बीन यूज्ड टू टारगेट द इस्लामिक रिपब्लिक। मतलब जो इन्होंने अटैक किया था मल्टीपल गल्फ कंट्रीज के अंदर यूएई हो, उसके अंदर सऊदी हो, कुवैत हो, बहरीन हो, इन सब के ना इनके पास एम्पल एविडेंस है कि भाई इन सारी कंट्रीज ने यूएस बेसिस को जगह दी, अपनी सॉइल प्रोवाइड करी ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए, इसलिए हमने इनके ऊपर अटैक किया है। बात सही है देखा जाए तो एक तरीके से, मतलब दुनिया में किसी भी कोने से अगर मेरी कंट्री पर अटैक होता है तो भाई मैं उस कंट्री पर अटैक कर सकता हूँ, क्योंकि आपकी जमीन यूज हो रही है। अब चाहे आप एक घर दो या फिर 10 घर दे दो या फिर पूरा का पूरा देश दे दो या केवल एक एयरबेस दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आपकी धरती से मेरे ऊपर अटैक हो रहा है नहीं हो रहा। ईरान ने वो चीज क्लियर बोल दी, और उसके बाद ईरान ने जब रिटेलिएट किया तो अमेरिका देखता रह गया। लिटरली अमेरिका के पास कोई जवाब नहीं था इस चीज का। ठीक है, आप जाकर के एयर स्ट्राइक कर दो, कुछ भी कर दो, पर क्या आपके एयर स्ट्राइक से ईरान रुक गया? क्या आपके एयर स्ट्राइक से ईरान की मिसाइलें और ड्रोन आने बंद हो गए? क्या आपकी एयर स्ट्राइक से ईरान की जो विल थी वो टूट गई? नहीं टूटी ना। तो जब तक वो विल नहीं टूटती, जब तक वो पूरे तरीके से इस युद्ध में नहीं हार जाते, आप अपना मुंह बंद रखो और जाकर के सीधा लड़ाई पे ध्यान दो। और अगर लड़ाई नहीं करनी है तो पूरा का पूरा मटेरियल और मामला जो है वो विड्रॉ करो भाई, वापस अपने देश जाओ। नाटक क्यों कर रखा है आपने? पूरे वर्ल्ड की जो एनर्जी सिक्योरिटी है और पूरे वर्ल्ड का जो पीस है उसे कॉम्प्रोमाइज कर रखा है, और ऊपर से जाकर के तुम एलाइज नेशंस को या फिर मल्टीपल किसी भी नेशन को आकर के फालतू की बकवास करके चले जाते हो। क्या मतलब है यार इस चीज का? अबे तुम्हारी औकात है तो तुम आकर के लड़ो, ढंग से लड़ो। तुम क्या ये मदद मांगते फिर रहे हो? क्या तुम लड़ाई में इस दम पे कूदे थे कि भाई अगर कुछ नहीं हुआ तो हम अपने एलाइज की हेल्प ले लेंगे? क्या तुमने उनसे लड़ाई शुरू करने से पहले कंसल्ट किया था? भाई सारी जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी वो तो अगेंस्ट थी लड़ाई के, अब तुम जाकर के क्यों मदद मांग रहे हो? पर दोस्तों अमेरिका का दुख यहीं खत्म नहीं होता। अब ईरान ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे अमेरिका में और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आ गई है। आपको याद होगा पेट्रो डॉलर। पेट्रो डॉलर क्या होता है कि जब आप ऑयल खरीदते हो तो ऑयल के एवज में ना आप डॉलर देते हो, तो पूरा का पूरा जो ट्रेड है वो डॉलर में होता है, जिससे फायदा डायरेक्टली होता है अमेरिका को। अब ईरान ने क्या किया कि भाई अगर आप डॉलर में ऑयल खरीद रहे हो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार करने की कोशिश कर रहे हो तो भूल जाओ, आप पार नहीं करोगे। हम मिसाइल मारेंगे, हम ड्रोन मारेंगे, जो दिखेगा हम वो मारेंगे, हम आपको हिट करेंगे। लेकिन ईरान ने एक चीज और बोल दी जो सबसे मजेदार चीज है। ईरान बोलता है कि भाई अगर आप यही तेल डॉलर की जगह युआन में खरीद लो, हमें मतलब नहीं है किस कंट्री से खरीद रहे हो, सऊदी से खरीद रहे हो, यूएई से खरीद रहे हो, कुवैत से खरीद रहे हो, बहरीन से खरीद रहे हो, इराक से खरीद रहे हो, जिससे भी खरीद रहे हो, आप डॉलर में मत खरीदो, आप जाकर के इसको युआन में खरीदो, फिर हम हो सकता है आपके शिप को जाने दें। मतलब ये सीधा सीधा हमला है डॉलर के ऊपर, ये सीधा सीधा हमला है डॉलर की डोमिनेंस के ऊपर। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ईरान के ऊपर अटैक करने आया था अमेरिका ताकि ईरान को समाप्त कर दे, लेकिन अब ईरान ने कुछ ऐसा कर दिया है दोस्तों जिससे अमेरिका की जो हेजेमनी है, जो पेट्रोल डॉलर की हेजेमनी है, वो खत्म हो सकती है। और दोस्तों ईरान की जो ये एक स्टेटमेंट है ना, ये जितने भी अटैक ईरान ने अब तक करे उन सब में सबसे ज्यादा बड़ी है, क्योंकि दोस्तों ईरान ने जैसे ही ये स्टेटमेंट दी, ये किसी मिसाइल से कम नहीं थी और ये सबसे खतरनाक मिसाइल है अब तक की ईरान की, जिससे डायरेक्ट अटैक अमेरिका की इकोनॉमी पे हो गया। अब दोस्तों एक बात समझ लो कि गल्फ रीजन से जितने भी देश जो अपने ऑयल को खरीदते हैं, मल्टीपल गैसेस को खरीदते हैं, उनमें से आधों ने भी या फिर मान लो 10% ने भी डॉलर में पेमेंट ना करके युआन में पेमेंट करनी शुरू कर दी।
तो ये डॉलर का प्राइस कितना नीचे ले आएगा। मतलब जो डॉलर की मार्केट में हेजेमनी बनी है और जो अमेरिका ट्राई कर रहा है कि गोल्ड को डॉलर के लेवल पे ऊपर रखने के लिए, मतलब समझ लो कि यूएस डॉलर को आर्टिफिशियली अमेरिका बहुत टाइम से ट्राई कर रहा है कि ऊपर रखा जाए। तो इसमें ना अमेरिका को अपनी जेब से, अपने पॉकेट से, अपनी इकोनॉमी से बहुत पैसा डालना पड़ता है ताकि वो प्राइस को ना चेक एंड बैलेंस में रख सके, ताकि गोल्ड का प्राइस एकदम से शूट अप ना हो। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इनके यहाँ पे अफरा तफरी मच जाएगी भाई, सीधी सी बात है। गोल्ड अगर ऊपर भाग गया तो डॉलर नीचे जाएगा, क्योंकि रिवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, इसलिए। तो अब अगर वहाँ पे ऐसा हो गया कि भाई लोगों ने युआन में ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो भाई डॉलर का पसीना छूट जाएगा बहुत भयंकर वाला। और इस चीज से ही डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे देश इस चीज को कंसीडर कर रहे हैं कि भाई हमें डॉलर से क्या लेना देना, हमें तो ऑयल से लेना देना है। अब हम चाहे उसे युआन में खरीदें, रुपी में खरीदें, रूबल में खरीदें, डॉलर में खरीदें, उससे हमें क्या फर्क पड़ता। और दूसरी चीज ये भी है कि आपको डॉलर में कोई भी ट्रेड करनी होती तो आपको अपना गोल्ड रखवाना होता है, अमेरिका के पास अपना रिजर्व में गोल्ड रखवाना होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो आपको फॉरेन रिजर्व देते हैं, यूएसडी में होता है जो, उससे आप अपना सारा बिजनेस करते हो, आपका उससे भी पल्ला छूट जाएगा। फिर युआन हो सकता है निकल के एक नई करेंसी आ जाए। अब इस चीज से सबसे ज्यादा नुकसान जो होने वाला है वो डायरेक्टली अमेरिका को है। अमेरिका तो ये सोच रहा था कि भाई जो हमें नुकसान होगा वो केवल वॉर में होगा, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले इनके 7 रिफ्यूलर टैंकर्स थे जो एयरक्राफ्ट थे, उनको उड़ा दिया, फिर इनके थर्ड डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया, उसके अलावा इनकी पर्सनल इंजरीज हुई हैं वो भी बहुत है। लेकिन उसके अलावा दोस्तों अब जो ये मिसाइल चलाई है ना ईरान ने, और खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो चोक कर रखा है, वो केवल इसलिए कर रखा है कि इनकी इकोनॉमी के ऊपर अटैक कर सके। और इस चीज की जो कुलबुलाहट है वो ट्रंप की स्टेटमेंट में दिख रही है। ट्रंप चाहता है कि किसी भी तरीके से पेट्रो डॉलर की जो डोमिनेंस है वो खत्म ना हो, इसलिए ये बार बार जाकर के ना जितने भी ये एलाई नेशंस हैं उनको बोल रहा है कि भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। ये फालतू का ड्रामा केवल और केवल इसलिए चल रहा है। और फिर मैं दोस्तों दोबारा ऑब्जेक्टिव की बात करूंगा तो अमेरिका का ना जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि वो आए ईरान के अंदर लड़ाई करे या जो भी करे, ईरान के अंदर रिजीम चेंज करवानी थी। मतलब जो ईरान की मुल्ला रिजीम है उसे चेंज करवा के यहाँ पे एक पपेट गवर्नमेंट इंस्टॉल करनी थी, और ईरान के लिए मेक श्योर करना था कि ईरान कभी इस लायक ना हो कि वो इसराइल पे अटैक कर सके, और इस लायक ना हो कि कभी वो यूएसए के लिए कोई डायरेक्ट बड़ा थ्रेट बन सके, और पूरे रीजन के अंदर एक पीस इंस्टॉल किया जा सके। इनमें से एक चीज नहीं हुई। इन्होंने खमेनी को मार दिया, लेकिन उनकी भाई जो मुल्ला रिजीम है वो इंटैक्ट है। इन्होंने भाई उसके बेटे के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट करने की कोशिश करी और मल्टीपल लोगों को मारने की कोशिश करी, जिसमें से काफी हद तक ये कामयाब भी हो गए। लेकिन उसके अलावा भी भाई जो IRGC है वो अभी तक फंक्शनिंग है, और जो पूरी की पूरी मुल्ला रिजीम है वो एज इट इज बनी हुई है जैसे पहले बनी हुई थी। देखो यार, लोग आएंगे चले जाएंगे, नाम बदल जाएंगे, लेकिन रिजीम तो वही रहेगी। लोग आएंगे चले जाएंगे, इनके मुल्ला आएंगे, मुल्ला चले जाएंगे, इनके भैया देखो दोस्तों, लीडर आएंगे चले जाएंगे। सीधी सी बात यह है कि ईरान में लीडर आएंगे चले जाएंगे, लेकिन जो रिजीम है, रिजीम अभी तक भी वही है जो पहले थी। अमेरिका उस चीज में कहीं पे भी कामयाब नहीं हुआ, इनका कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ। ना तो भाई ये रिजीम चेंज कर पाए, ना ही पूरी तरीके से IRGC को डिसमेंटल कर पाए, और ना ही पूरी तरीके से वहां पे कोई पपेट गवर्नमेंट बिठाने के लिए कामयाब हो पाए, या फिर इसी गवर्नमेंट को इस लेवल में ढाल पाए कि इनकी हेल्प करनी शुरू कर दे, मतलब वो प्रो यूएस हो जाए। ना तो ये सब कर पाए अब तक। तो भाई किस तरीके से वॉर जीत रहे हैं, बल्कि उल्टा हो ये रहा है कि ईरान इस वॉर को इतना महंगा बना दे रहा है अमेरिका के लिए कि अमेरिका के ना पसीने छूट रहे हैं। मतलब ईरान को पता है कि वो हार जाएगा, लेकिन ईरान ने हारने तक इस वॉर को इतना महंगा बना देना है कि जब कल को ये जीत करके तमगा लेकर के पहुंचेंगे ना अपने ऑफिस में, तो इनको रियलाइज होगा कि यार ये हम जीत तो गए, पर किस कीमत पे जीते हैं लिटरली। मतलब ये लिटरली वैसा है कि आप वॉर तो जीत गए, पर वॉर जीतने में ना आपके दोनों हाथ कट गए। तो भाई ऐसी वॉर का क्या फायदा जहां पे आप जीत तो जाओ पर आपके दोनों हाथ कट जाए, आप कुछ करने लायक ही नहीं रहोगे। तो एग्जैक्टली वही सेम चीज ईरान करने की कोशिश कर रहा है, और काफी हद तक उसमें कामयाब भी हुआ है। यहाँ पे दोस्तों मुझे आप बताओ, आप लोगों को क्या लगता है कि इस वॉर का नतीजा आप कैसे देख पा रहे हो? क्या अमेरिका यहाँ पे अपने ऑब्जेक्टिव कभी आने वाले फ्यूचर में अचीव कर पाएगा, या फिर बस ये ऐसा ही नाटक करते रहेंगे और वापस चले जाएंगे यूएस? मैं मिलता हूं दोस्तों आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।